का विक्रेता, जो गुडविल का विक्रेता होता है वह भी भागीदार नहीं माना जाता है। गुडविल का विक्रेता का मतलब है कि यदि विक्रेता जो है यदि वह क्रेता यह इस शर्त पर गुडविल को विक्रय कर रहा है कि वह जो क्रेता है या जो विक्रेता है वह क्रेता को अपनी उस गुडविल का कुछ या लाभ देगा और उस गुडविल के बदले में क्रेता विक्रेता को कुछ भाग देगा, उस लाभ में से कुछ हिस्सा देगा। तो इस हिस्से को प्राप्त करने मात्र से विक्रेता जो है वह गुडविल का विक्रेता जो है भागीदार नहीं बन जाता है। जैसे कि एक केस था रॉबिन्सन बनाम क्लार्क। रॉबिन्सन बनाम क्लार्क के मामले में क्या था कि ए विक्रेता रहता है और बी क्रेता रहता है। तो जो बी था वो डॉक्टर था, इसने जो है कि ए को अपना फर्म या जो वह एक दवाखाना चलाता था और उस दवाखाना को ए को बेच दिया, ए विक्रेता हो गया। तो बी जब ए विक्रेता हुआ तो यह बी से यह एक करार करता है कि यह डॉक्टर जो है उसके साथ कुछ समय तक आकर बैठे, कुछ दिनों तक बैठे और उसके बदले में उसको जो लाभ होगा वह उस लाभ में से क्रेता को कुछ हिस्सा देगा, जिससे कि उसका दवाखाना चल सके। तो बी क्या करता था कि वह ए के दवाखाने पर आकर के विक्रेता के दवाखाने पर आकर के बैठता था और अपने जो उसके जो मरीज थे उससे ए को परिचय करवाता था कि अब आज से यहाँ पर ये डॉक्टर साहब बैठेंगे। तो ये बैठा था और उसको जो लाभ प्राप्त होता था उस ए को या विक्रेता को उसमें से वह बी को लाभ उसको हिस्सा देता था। तो इससे क्या हुआ कि फिर जब दोनों में विवाद उत्पन्न होता है तब न्यायालय यही कहता है कि गुडविल का जो विक्रेता होता है केवल उसको हिस्सा देने मात्र से वह दोनों जो है कि भागीदार नहीं बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो धारा 6 है, धारा 6 में फिर दो स्पष्टीकरण दिए गए हैं। धारा 6 में प्रावधान ये किया गया है कि भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण क्या अस्तित्व का अवधारण किस प्रकार से किया जाएगा, और साथ ही साथ धारा 2(6) में जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उसमें कुल मिलाकर कहा यही गया है कि यदि कोई संगीत करता है, यदि कोई व्यक्ति है तो यदि वह वार्षिकी प्राप्त कर रहा है या कोई लाभ प्राप्त करता है या ऋणदाता के लाभ में हिस्सा प्राप्त कर रहा है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो पारिश्रमिक ले रहा है घर से या कोई गुडविल का विक्रेता है, तो ये सारे के सारे लोग क्या है ये भले ही लाभ में हिस्सा प्राप्त कर रहे हो लेकिन लाभ में हिस्सा प्राप्त करने मात्र से ही ये फर्म में भागीदार नहीं बन जाते हैं। इस प्रकार से जो धारा 6 है इसमें हमने देखा कि भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण से किया जाता है। इसके बाद 2 सेक्शन और छोटे छोटे हैं, एक है धारा 7 और धारा 8। धारा 7 में इच्छाधीन भागीदारी के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 8 में विशिष्ट भागीदारी के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 7 इच्छाधीन भागीदारी, और धारा 8 विशिष्ट भागीदारी। विशिष्ट भागीदारी तो जो इच्छाधीन भागीदारी होती है इसमें जो व्यक्ति करार करते हैं उसमें यह निश्चित नहीं रहता है करार के समय या भागीदारी के करार के समय यह निश्चित नहीं रहता है कि जो कारोबार के लिए ये करार कर रहे हैं वह कारोबार या उपजीविका या वृत्ति कितने समय तक चलेगी, यानी उसका कोई समय निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित समय के लिए है। तब ऐसी भागीदारी जो है वह इच्छाधीन भागीदारी कही जाती है। तो इच्छाधीन भागीदारी ऐसी भागीदारी होती है जिसमें कि कारोबार को चलाने के लिए या कारोबार के लिए कोई एक निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं रहती है। इच्छाधीन भागीदारी की विशेषता यह होती है कि इच्छाधीन भागीदारी का विघटन किसी भी समय भागीदारी अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत कोई भी भागीदार सूचना दे करके उसका विघटन करा सकता है। और यदि किसी अनिश्चित समय के लिए ये इच्छाधीन भागीदारी चलता है, ये भागीदारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने इस करार को जो भागीदारी के फर्म के संबंध में जो करार किया गया है उसको कब तक चलाते हैं। और जो धारा 8 है वह विशिष्ट भागीदारी कहलाती है। जो विशिष्ट भागीदारी होती है वह किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए की जाती है।
या तो कोई विशिष्ट कारोबार करने के लिए किया जाता है या कोई विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। और जैसे ही वह विशिष्ट कारोबार खत्म हो जाता है या वह विशिष्ट प्रयोजन या जिस उद्देश्य के लिए वह भागीदारी गठित की गई है वह उद्देश्य यदि पूरा हो जाता है तो विशिष्ट भागीदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देने की बात है कि जो विशिष्ट भागीदारी होती है यदि वो किसी निश्चित समय के लिए है और वो यदि उस समय के बीत जाने के पश्चात भी वह कंटिन्यू चल रही है तब वो विशिष्ट भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी में परिवर्तित हो जाती है। तो विशिष्ट भागीदारी किसी एक निश्चित समय के लिए की जाती है या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए की जाती है या कोई एक विशेष कारोबार करने के लिए किया जाता है और जब वह समाप्त हो जाता है तो विशिष्ट भागीदारी भी अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि उस निश्चित समय के बीतने के पश्चात या यदि किसी विशेष वस्तु के संबंध में कारोबार के संबंध में करार किया गया है और यदि वो जो समय है उसके पश्चात भी वह कंटिन्यू चल रहा है उसको समाप्त नहीं किया गया है तब ऐसी विशिष्ट भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी में बदल जाती है। जैसे कि ए है वह एक मुकदमा दाखिल करता है और बी और सी को वह बी और सी को उसको जो है कि एडवोकेट या वकील नियुक्त करता है अपने मुकदमे की देखभाल के लिए। बी और सी को क्या करता है वह नियुक्त करता है और बी और सी आपस में ये करार कर लेते हैं कि ठीक है इससे इस मुकदमे की देखभाल से जो भी लाभ प्राप्त होगा इसको ये आपस में बांट लेंगे। तो यह एक विशिष्ट भागीदारी का उदाहरण है क्योंकि जैसे ही मुकदमा समाप्त होगा यह भागीदारी भी समाप्त हो जाएगी। यह विशिष्ट भागीदारी का उदाहरण है। और विशिष्ट भागीदारी का विघटन जिस निश्चित समय के लिए वो भागीदारी है या किसी निश्चित उद्देश्य के लिए है जैसे ही वह समय या उद्देश्य पूरा हो जाता है विशिष्ट भागीदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि उसको समाप्त नहीं किया जाता और यदि उसको उस कारोबार को फिर से आगे बढ़ाया जाता है तब यह विशिष्ट भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से आज हमने धारा 6 भागीदारी के अस्तित्व के अवधारणा का खंड, धारा 7 इच्छाधीन भागीदारी और धारा 8 विशिष्ट भागीदारी के बारे में चर्चा की। अब अगली क्लास में हम लोग धारा 28 और धारा 30 देखेंगे। बस